आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी का दिल झकझोर देगा, क्योंकि मैंने भी इतनी कहानियाँ सुनाया हूँ आज तक आप लोगों को, कम से कम 500 से ज़्यादा कहानियाँ सुना चुका हूँ। लेकिन ऐसी कहानी मैंने खुद पहली बार सुना है, जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे एक पति होता है, एक देवर होता है और एक ससुर होता है, जो बकरीद के दिन अपनी बहू का बेरहमी से कत्ल करते हैं। और कत्ल की वजह जान के आप भी हैरान हो जाओगे कि इसके और भी रास्ते थे, इसके और भी कई ऐसे रास्ते थे जिसको किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये कत्ल का ही रास्ता चुना। और उसके बाद जब एक कहानी का खुलासा होता है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिस बेटी को किसी के घर से लाते हैं, उसके बाद वो बेटी उन लोगों का ख्याल रखती है कई सालों तक, फिर तीनों लोग मिलकर ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। जो पति होता है उस पर तो उसको विश्वास रहता है, देवर रहता है जो छोटा बेटा जैसा रहता है, ससुर बाप के बराबर रहता है, लेकिन तीनों लोग बकरीद के दिन एक ऐसे कांड को करते हैं जिसके बाद सबकी रूह कांप जाती है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। इस कहानी पर, इस वीडियो पे आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अपने भाई को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, आपका एक सब्सक्राइब। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुंबई 2021 से शुरू होती है। बात 26 जुलाई 2021 के रहते हैं। मुंबई में एक जगह है वसी, और वहीं पर थोड़ी सी दूर पे एक बीच पड़ता है, यानी कि एक समुद्र का किनारा पड़ता है। किनारे पे कुछ लोग टहल रहे होते हैं, तभी एक बैग बहता हुआ किनारे पे आ गया रहता है। कुछ लोगों का जब नज़र पड़ता है उस बैग पे, तो लोग देखने के बाद समझ जाते हैं आज के ज़माने में ऐसा बैग कहीं पे मिलता है, वो भी बड़ा है, तो हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ गलती होगा। तुरंत वहाँ के जो लोग रहते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पे पुलिस पहुँचती है। पुलिस को भी यही लगता है कि शायद इसमें कुछ हम लोग जो सोच रहे हैं वही हो, लेकिन चलो खोल के देख लेते हैं, सच्चाई जो भी हो निकल के सामने आ जाएगी। जब उस बैग को खोला जाता है, तो जैसा पुलिस सोच रही थी वैसा उसके अंदर से निकल के आता है। उसके अंदर से एक लाश निकलती है जिसका सिर गायब रहता है। कपड़े से पता चल जाता है कि ये किसी महिला का लाश है। और उसके बाद बैग को अच्छा से चेक किया जाता है कि कुछ उस अंदर से कुछ सबूत मिल जाए, पता चल जाए कि ये औरत कहाँ की है, महिला कहाँ की है। उसके बाद उस लाश को कब्जे में लेते हैं, आला अधिकारी भी आते हैं, और देखने के बाद फोटोग्राफी भी होता है कि इससे पता चले कि महिला इस जिले की है, कहाँ की है, कोई पहचान ले कपड़े से। और हाथों पे मेहंदी रहता है। मेहंदी के देखकर बनावट ऐसा लगता था कि किसी मुस्लिम महिला का, जो आला अधिकारी रहते हैं, जो तजुर्बाकार रहते हैं, वो लोग कहते हैं हो ना हो ये महिला मुस्लिम महिला है। उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है, लेकिन डीएनए जो होता है वो चेक करके एक लैब में रख दिया जाता है कि बाद में भविष्य में कभी ये केस को अगर खोला गया या कोई मिलता है तो उससे मिलाएंगे। और कपड़े को भी अच्छे से संभाल के रख दिया जाता है, और पोस्टर छपवा के पुलिस वाले वहाँ के जितने भी जगह रहता है चारों ओर लगा देते हैं। अब पोस्टर लगने के बाद भी जो 2021 में घटना घटी रहती है, अब 21 धीरे धीरे जाने लगता है, 22 आ जाता है। 22 भी अब धीरे धीरे गुजरने वाला होता है, यानी कि अब 14 महीना गुजर के रहता है, और उस जिस सर का, मतलब जिस लाश का सर नहीं रहता, इस केस सुलझता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई कहीं पर मिसिंग केस रहता नहीं है। 14 महीने के बाद एक आदमी होते हैं जो कर्नाटक से मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि मेरा एक कंप्लेन लिखवाना है, और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम सानिया है, जो लगभग आज 14-15 महीने से गायब है और मिल नहीं रही है। और मैंने उसके घर पे भी गए, घर पे जाने के बाद घर वहाँ पे नहीं है जहाँ पे पहले था, और उसके बाद मैं आप लोगों के पास में आया हूँ। पुलिस अब कहती है कि पूरी सच्चाई बताइए कि आपकी बेटी कहाँ रहती थी, कहाँ से, मतलब उसका असली घर था। तब वो बताते हैं कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, और मेरी बेटी जो थी वो मेरे भाई की थी, और ये बेचारी यतीम थी, उसका कोई भी नहीं था, मैं उसका चाचा हूँ, हम लोगों ने उसको पाला पोसा था। और मुंबई में 2017 में उसका शादी किए थे, और उस लड़के का नाम आसिफ रहता है। और वो पहले मुंबई
नाला सोपाड़ा में रहा करती थी, लेकिन मैं वहाँ पे गया तो लोग वहाँ पे नहीं थे। बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, उसके बाद पता चलता है कि ये लोग दूसरा घर मुमरा में लिए हैं। फिर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं देखा तो मेरी बेटी सानिया तो नहीं थी, सब लोग घर के थे। और जब मैंने पूछा उन लोगों से कि मेरी बेटी कहाँ है, तब वो लोग एक लेटर दिखाते हैं जो उनका दामाद है, जिसका नाम आसिफ रहता है। आसिफ कहता है कि वो तो किसी और के साथ में 1 साल पहले ही भाग गई और हम लोग को धोखा दे के चली गई, और ये लेटर दे के गई। लेटर में लिखा रहता है कि मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ में जा रही हूँ। ये बात रहता है 29 अगस्त 2022 को, जब ये चाचा जो रहते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, यानी कि 14 महीने के बाद। लेकिन 29 अगस्त से पहले 2-3 दिन पहले ये उन लोगों के घर पे गए रहते हैं। अब आने के बाद ये 2-3 दिन सोचते हैं, समझते हैं कि उनकी बेटी जिनको पाला बड़ा किया, शादी किया, अगर ऐसे कुछ होता तो उनकी बेटी ज़रूर बताती, या 1-1.5 सालों में अपने घर वालों को ज़रूर फ़ोन करती, या मेरी बेटी वैसी ही थी ही नहीं, लेकिन वो तो बहुत खुश थी शादी से। फिर ऐसे कैसे मतलब वो कर सकती है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, बात करने के बाद कुछ लोग आइडिया देते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाइए। उसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन आए रहते हैं। अब पुलिस कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप मिसिंग केस लिखवा कर पुलिस ढूंढना चालू कर देती है। लेकिन पुलिस के कुछ अफसर कहते हैं कि 14 महीना पहले की बात है, तो पुराना जो केस है उन लोगों केस को खोला जाता है, इनको दिखाया जाता है, शायद केस खुल जाए, पहचान में आ जाए। जितने भी मिसिंग केस रहता है सबको निकाला जाता है, और उसी केस में 14-15 महीना पहले जो ये लाश मिला रहता है, जिस लाश का सर नहीं रहता है, उसके कपड़े रहते हैं, मेहंदी का फोटो रहता है, लाश का भी फोटो खींचा गया रहता है। मतलब बहुत से आदमी देख कर भी कद-काठी बता सकते हैं। फिर जब इनके चाचा को बुलाया जाता है, सानिया को, और कहा जाता है कि ये पहचानिए, आपकी बेटी सानिया तो नहीं है, वो देखते ही रोने लगते। कहती है कि हाँ, मेरे बेटी का यही कपड़ा था। और कपड़ों के बारे में वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वीडियो कॉल पर कभी कभी बात हुआ करती थी। उनकी एक नातिन भी रहती है जिसका नाम अमायरा होता है, जिसकी जन्म 2019 में हुआ रहता है। तो कपड़ों से और मेहंदी से भी देख के और पहचान लेते हैं कि हाँ, मेरी बेटी ऐसा ही कपड़ा पहना करती थी। तब पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, अब आप चुपचाप रहिए। अब देखिए, उनके घर वालों को बुलाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं, और उनको वहाँ से भेज दिया जाता है। अब जो आसिफ जो उसके घर वाले तो उनको बुलाती है पुलिस। बुलाने के बाद कहती है कि इस कपड़े को, इस फोटो को देखिए, इस लाश को, और पहचानिए क्या यही आपकी बहू है। तो घर वाले कहते हैं कि ये कैसे बहू हो सकती है, वो तो किसी और के साथ में भाग गई, ये नहीं है। मतलब साफ साफ पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा पुलिस को थोड़ा सा मतलब शक पैदा कर रही होती है। लेकिन किसी को बोलने से तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसके बाद उनको भी कहती है ठीक है, आप लोग जाइए। और उसके बाद फिर से चाचा को बुलाते हैं। चाचा को बुलाने के बाद जो सानिया के चाचा रहते हैं, उनको बुलाने के बाद फिर से पूछते हैं कि ये बताइए, आपकी बेटी ने कभी कुछ बताया था कुछ झगड़ा उगड़ा के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में? तब चाचा कहते हैं हम लोगों को तो कुछ नहीं मालूम, 17 में शादी हुआ, और आसिफ जो रहता है वो सऊदी अरब में रहा करता था। लॉकडाउन से पहले घर आया था, और घर आने के बाद जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद वो कहीं गया नहीं। मैं ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं जानता हूँ। फिर भी पुलिस के पास बहुत ऐसे सबूत थे जिससे साबित हो सकता था कि वही सानिया है, क्योंकि चाचा ने तो पहचान लिया था। अब उसके बाद जो सानिया का डीएनए सैंपल रखा गया रहता है वो लिया जाता है, और आसिफ का डीएनए लिया जाता है, और आसिफ की बेटी का लिया जाता है, और तीनों का मैच कराया जाता है। पुलिस बिना बताए मतलब लेने के बाद मैच कराती है। अब जैसे मैच होता है, पुलिस अब बस काम शुरू हो जाता है। पुलिस कहती है हो ना हो, कातिल घर वाले हैं, अब ये बचेंगे नहीं क्योंकि मैच हो गया है। उसके बाद अब सानिया का जो ससुर होते हैं, जो पति होता है, जो घर वाले होते हैं, सबको पुलिस वाले बुलाते हैं। और बुलाने के बाद कहते हैं कि ये बताओ, ये तो सब चीज़ मैच हो गया है, और हो ना हो यही तुम्हारी बहू है, तुम लोगों ने इसका कत्ल क्यों किया, और क्या मोटिव था, क्यों तुम लोगों ने इसको मारा, सच सच बता दो। क्योंकि सानिया के जो चाचा रहते वो कहते हैं कि सानिया बहुत खुश थी, और घर वाले कहते हैं वो भाग गई, तो बिना मोटिव के पुलिस कैसे मतलब जांच करेगी। और उसके बाद जो लेटर चाचा को दिखाया गया रहता है, वो लेटर भी पुलिस आसिफ से मांगती है, और लेने के बाद फॉरेंसिक टीम को भेजती है। हैंड राइटिंग चेक होता है तो पता चलता है कि ये सानिया की राइटिंग नहीं है, ये आसिफ की राइटिंग है। अब सब सबूत अब घर वालों के खिलाफ था। उसके बाद अब आसिफ से, घर वालों से जब सख्ती से पेश आती है पुलिस, तब आसिफ टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। कहता है कि 21 जुलाई 2021 की बात है, जिस दिन बकरीद रहता है, जिस दिन हर कोई नमाज पढ़ने जाता है, ऊपर वालों से दुआ मांगता है घर में खुशहाली के लिए, उसी दिन की ये बात रहता है। घर वाले जो होते हैं
ये लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के आते हैं। वो जो आसिफ हो गया उसका भाई हो गया, आसिफ के पिता हो गया, यानी कि सानिया के देवर, पति, ससुर आने के बाद जो बेटी रहती है पहले ही उसको अपनी बहन के घर आसिफ छोड़ दिया रहता है और अब घर में कोई नहीं रहता है। और उसके बाद ये सानिया को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद एक टब में पानी रहता है, पानी में इसका मुंह खूब तेजी से दबाते हैं जब तक ये दम नहीं घुट जाता है। फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर सोचते हैं कहीं ये जिंदा हो, बच जाए, बेहोश हो गई हो। उसके बाद आसिफ उसके घर वाले गला घोट के उसको फिर मारते हैं कि पूरा मतलब पक्का हो जाए कि सानिया बची नहीं हो। जब इतना सब कर देते हैं फिर भी सोचते हैं कि हम लोग कहीं लाश को फेंकेंगे तो किसी को पता चल जाएगा, फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद जो ससुर होता है, जो मतलब पति होता है, सोच नहीं सकते उसके बाद ये लोग कितनी मतलब हैवानियत करते हैं। उसके बाद पति जाता है, एक तेज हथियार लेकर आता है और अपने ही पत्नी का गला काटने लगता है, यानी कि सर कहीं और फेंक देंगे तो कभी किसी को पहचान में नहीं आएगा। उसके बाद वो सर को भी काटता है, आधा काटा रहता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं पे खड़ा ससुर रहता है, ससुर उठता है। अब ससुर उठने के बाद वो पूरे सर से धड़ को अलग करता है। अब सोच सकते हैं हैवानियत कहाँ तक है। कत्ल करने के बाद भी ये लोग हैवान से और शैतान बन रहे हैं। और उसके बाद ये सब करने के बाद ये जो ट्रिमर रहता है, जो बाल जिससे मतलब काटते हैं, सेरते हैं, वो सानिया के जो सर को लेते हैं पूरा ट्रिमर से साफ कर देते हैं। कुछ तिल रहते हैं जिससे अगर सर किसी को मिल जाएगा तो कोई पहचान में आ जाएगा, उसको भी चाकू से क्रोध के काट के निकाल देते हैं। और सर को ला के वहीं से कुछ दूर पे एक समुद्र के खाड़ी होता है, उसी में ले आके लोग फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद अब तुरंत उसके बाद जो आसिफ होता है वो अपने जीजा को फोन करता है, जो कैब ड्राइवर रहता है। जीजा आता है, जीजा आने के बाद जीजा को पूरी कहानी बताता है। जीजा के कैब में रखने के बाद उस लाश को, सानिया के लाश को एक बैग में रखते हैं। बैग में रखने के बाद लेके जाते हैं और समुद्र के बीचा बीच एक जगह से फेंक देते हैं कि बहता हुआ कहीं और चला जाएगा। ये 21 जुलाई की बात रहता है, 2021 की। और लाश मिलती है 26 जुलाई की, यानी कि 5 दिन बाद फिर से वो लाश समुद्र में जो फेंकी रह गई होती है वो फिर बह के किनारे मतलब सामने साइड में लेके आ गए रहते हैं। इसके बाद ये सब वो लोग कहानी बताते हैं और उसके बाद वो लोग घर आते हैं, नहाते हैं, अच्छे से खुशबू लगाते हैं, फिर मेहमान आते हैं। सोच सकते कितने बड़े हैवान रहते हैं लोग, किसी को कुछ भी मालूम नहीं चलता कि घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और उसके बाद अच्छे से खाते पीते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। ये पूरी कहानी वो लोग ऐसे बताते हैं। फिर पुलिस कहती है, ये बताओ तुम लोगों ने मारा क्यों, मोटिव मेन क्यों था? तुम्हारी पत्नी अच्छी थी, तुम लोग अच्छे से खुशी से रहते थे, फिर मारने का मकसद क्या था बताओ? तब आसिफ कहता है कि मेरा एक जीजा है और एक ही बहन है। मेरी बहन का शादी मेरे शादी से 10 साल पहले हुआ था और 10 साल होने के बाद भी मेरी बहन का कोई औलाद नहीं होता था। इसके लिए हमेशा वो रोती थी और उसके घर वाले ताना मारते थे। और मेरी शादी 2017 में हुई और 17 में होने के बाद 19 में जब एक मेरी बेटी हो गई जिसका नाम अमायरा रखा जाता है, तो हम घर वालों सब लोगों ने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को अपनी बहन को दे देंगे। और जब ये सब बात हुआ तो जो मेरी पत्नी सानिया थी वो मुकर गई। कहती है कि मैं अपनी औलाद नहीं दूंगी। आप लोग खुद सोच सकते हैं, अपनी औलाद कौन देगा, वो भी पहली। बस सानिया की यही गलती रहती है, घर वालों की बात नहीं मानती। ये सब बात कौन मानेगा, वो सब ये सब बोलती है। लेकिन इसी बात पे घर वाले या पति, देवर, ससुर, वहाँ की तक की ननद, उसका पति, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ये अपनी बेटी को नहीं दे रही है और 10 सालों से उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। बस इसी बात के बाद 19 के बाद 20 आ जाता है और ये लोग अब सानिया से गुस्सा रहते हैं, ताना मारा करते थे। और जब 2021 आता है और ऐसे ही झगड़े कभी कभी हुआ करते थे और उधर उसकी बहन जो थी जिसके 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे वो रोती थी, इधर आती थी। तो अब घर वाले को भी यही लगता था। फिर घर वाले एक बार सब मिलजुल के प्लान बनाते हैं, जो ससुर हो गया, जो पति हो गया, जो देवर हो गया, कि अगर क्यों नहीं, जब तक ये जिंदा रहेगी सानिया तब तक ये अपनी बेटी को, हमारी बेटी को गोद नहीं देने देगी। तो इससे अच्छा है किसी को रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद वो लोग बकरीद के दिन चुनते हैं और उसके बाद बेरहमी से उसका कत्ल करते हैं। लेकिन कत्ल करने से पहले जो आसिफ होता है अपनी बेटी को ला के अपनी बहन के घर छोड़ दिया रहता है। और उसके बाद कत्ल करने के बाद अपने जीजा को बुलाता है, फिर कैब में रख के ला के समुद्र में फेंकते हैं। और 5 दिनों के बाद जब वो लाश बाहर निकल के आती है समुद्र से उस बैग के शक्ल में, उसके बाद पुलिस देखती है। और 14 महीने के बाद जब चाचा जाते हैं तब ये कहानी सामने आती है। अगर चाचा नहीं गए होते तो शायद कहानी सामने नहीं आती। और उसके बाद ये लोग नाला सोपाड़ा का जो घर रहता है वो भी बेच के अपने बहन के ही एरिया में
जो मुमरा रहता है वहाँ पे लोग रहने लगते हैं। और एक और सोच सकते हैं बात ये भी रहता है, जिस दिन ये अपनी बेटी को अपने बहन के घर दे के आ रहा था, उसके बाद जब ये कत्ल किया रहता है, उसके बाद इसकी बेटी का पालन पोषण भी उसकी बहन ही कर रही थी। तो सोच सकते कितने बड़े ये लोग हैवान थे। उसके बाद ये सब चीज़ सुनने के बाद पुलिस ससुर को, पति को, देवर को और जो उसका जीजा था उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब सोच सकते इसके कई भी रास्ते थे। चाहते तो लोग अनाथालय से कोई बच्चा ले सकते थे, चाहते तो 1-2 साल और इंतजार करते, सानिया मान जाती, दूसरा कोई बच्चा होता तो, या मतलब बहुत से ऐसे रास्ते थे जिनको अपनाया जा सकता था। लेकिन घर वालों ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बाद एक छोटी सी नन्ही सी बेटी का मतलब उससे उसके माँ को छीन लिए, और थोड़ा भी इन लोगों को तरस नहीं आया। और उसके बाद एक ऐसी कहानी, एक ऐसी साजिश सामने आती है। जो लोग भी इस कहानी को उस टाइम सुने थे, सब कोई सोचने पे मजबूर हो गए थे, कोई पति, कोई ससुर, कोई देवर इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो भी एक छोटी सी। इसके कई रास्ते थे लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, जुर्म का रास्ता अपनाया, कत्ल का रास्ता अपनाया और गलत रास्ता पे गए। उसके बाद अब ये लोग जिंदगी भर शायद जेल में सड़ेंगे। और मैं भी सरकार से यही दरख्वास्त करता, अनुरोध करता हूँ कि हर क्राइम होने के बाद जब आरोपी पकड़ा जाता है तो यही सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो कि लोग समाज में इन जैसों को देखकर कुछ सीख सके और अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर यहाँ पे आसिफ चाहता तो और कुछ साल इंतजार कर सकता था, उसके घर वाले भी थे, उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन पति भी नहीं सोचा, ससुर भी नहीं सोचे और उसके घर वाले भी ऐसे नहीं सोचे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।